the stars. स्टेटक्राफ्ट और नीतियों का अध्ययन करने वाले सभी लोगों का आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भारत के सबसे जाने माने रणनीतिकार अजित डोभाल की असाधारण करियर की गहराई से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे वो ग्राउंड लेवल के एक टैक्टिकल ऑपरेटिव से मास्टर रणनीतिकार के रूप में विकसित हुए। आज की हमारी ये चर्चा एक क्रमिक इंटेलिजेंस केस स्टडी है। एक अंडरकवर ऑपरेटिव से शुरुआत करते हुए हम संस्थागत नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में उनका काम, मशहूर डोभाल सिद्धांत और आखिर में भविष्य की रणनीतियों पर बात करेंगे। यानी जमीनी स्तर के फील्ड वर्क से लेकर उच्च स्तरीय ग्रैंड स्ट्रैटेजी तक का पूरा सफर। 1968 में आईपीएस में शामिल होने से लेकर आज लगातार तीसरी बार एनएसए बनने तक ये 50 साल से भी लंबा एक बहुत ही शानदार करियर है। ऑपरेशंस की बारीकियों में जाने से पहले ये सफर हमें इस पूरी स्टडी का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार देता है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। भाग 1, अंडरकवर ऑपरेटिव और टैक्टिकल फील्ड क्राफ्ट। सालों साल परछाइयों में रहकर काम करना कोई मजाक नहीं है। मिजोरम, पंजाब और पाकिस्तान में उन्हें बेहद खतरनाक रूप बदलने पड़े। जरा सोचिए, अलगाववादियों की जासूसी करने के लिए स्वर्ण मंदिर के आसपास एक रिक्शा चालक बनकर रहना, या फिर खुफिया जानकारी के लिए पाकिस्तान की सड़कों पर एक भिखारी के रूप में घूमना, और दूसरी तरफ उग्रवादी कमांडरों को ही अपनी तरफ करके मिजोरम शांति वार्ता को सफल बना देना। ये सब उनके बेमिसाल टैक्टिकल टैलेंट और फील्ड क्राफ्ट का पक्का सबूत है। और इसी टैक्टिकल टैलेंट का नतीजा था ऑपरेशन ब्लैक थंडर जैसा हाई रिस्क मिशन, जिसने उन्हें कीर्ति चक्र दिलाया। आपको बता दूं, आमतौर पर यह सम्मान सशस्त्र बलों के वीरों को मिलता है, लेकिन इतिहास रचते हुए वो इसे पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। एक टिपिकल अंडरकवर एजेंट से नायक बनने की ये एक बहुत बड़ी पहचान थी। भाग 2, संस्थागत नेतृत्व की ओर बदलाव, यानी ऑपरेशनल फ्रेमवर्क का निर्माण। ये जो करियर ग्राफ है ना, ये बहुत ही दुर्लभ है। एक तरफ वो फील्ड एजेंट जो कभी खुद भेस बदलकर जानकारी निकालता था, टारगेट में घुसपैठ करता था, और दूसरी तरफ वही इंसान अब हेडक्वार्टर में बैठकर सलाहकार की भूमिका में है। वहां जाकर वो इंटेलिजेंस ब्यूरो को डायरेक्ट कर रहे हैं, मल्टी एजेंसी सेंटर या मैक जैसे सिस्टम बना रहे हैं। मतलब जो डेटा वो खुद लाते थे, अब उस डेटा को प्रोसेस करने का पूरा ढांचा ही खड़ा कर रहे हैं। इस बड़े बदलाव के दौर में उनकी फील्ड इंस्टिंक्ट्स ने बहुत अहम रोल निभाया। 1971 से 1999 के बीच उन्होंने 15 अलग अलग अपहृत इंडियन एयरलाइंस विमानों के संकट में सीधा दखल दिया और उन्हें सफलतापूर्वक सुलझाया। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं थी, बल्कि सीधे फील्ड के अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल था। भाग 3, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और ग्रैंड स्ट्रैटेजी। 2014 में एनएसए बनने के बाद उनका रोल पूरी तरह से बदल गया। अब बात सिर्फ जानकारी जुटाने की नहीं थी, बल्कि बड़े एक्शन और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करने की थी। चाहे वो 2014 में इराक के एयरबिल से भारतीय नर्सों का कूटनीतिक रेस्क्यू हो, 2019 की सीमा पार बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, या फिर 2025 का बिल्कुल नपा-तुला ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशंस उनके ग्रैंड स्ट्रैटेजी नजरिए को एकदम साफ कर देते हैं। और ये जो नंबर 3 है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। फिलहाल वो एनएसए के तौर पर अपना लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर उनके गहरे प्रभाव को साबित करता है। भाग 4, मशहूर डोभाल सिद्धांत को परिभाषित करना और रणनीतिक बदलाव। पॉलिसी समझने वालों के लिए ये बहुत दिलचस्प है। इस सिद्धांत में सुरक्षा के 3 अलग अलग तरीके बताए गए हैं: रक्षात्मक, रक्षात्मक, आक्रामक और आक्रामक। तर्क यह है कि अगर हम सिर्फ डिफेंस करते रहें तो देश कमजोर दिखेगा, और अगर पूरी तरह ऑफेंसिव हो जाएं तो न्यूक्लियर युद्ध की सीमा पार करने का भारी जोखिम बन जाता है। तो फिर बीच का रास्ता क्या है? वो है डिफेंसिव ऑफेंसिव, यानी रक्षात्मक आक्रामकता। इसका सीधा सा मतलब है पूर्ण युद्ध छेड़े बिना खतरे के सोर्स पर ही जाकर वार कर दो, यानी अपने बचाव के लिए उसी जगह पर हमला करो जहां से आपका दुश्मन ताकत हासिल कर रहा है। इसे उनके ही शब्दों में सुने तो हमें अपने वजन से ऊपर मुक्का नहीं मारना है, नीचे भी नहीं मारना है। हमें अपना वजन बढ़ाना है और उसी के अनुपात में मुक्का मारना है। क्या शानदार बात कही है। ये अप्रोच कहता है कि चुपचाप बैठे रहने के बजाय विश्वसनीय निवारण होना चाहिए। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं है, विरोधियों को यह पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर उस ताकत का एकदम सटीक इस्तेमाल भी किया जाएगा। भाग 5, भविष्य की सुरक्षा रणनीतियां और उभरते हुए युद्ध क्षेत्र। अब जो युद्ध हो रहे हैं वो पहले जैसे बिल्कुल नहीं है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अब चौथी पीढ़ी का युद्ध,
यानी 4th जनरेशन वॉरफेयर का दौर है। दुश्मन अब वर्दी पहनकर बॉर्डर पर नहीं खड़ा है, बल्कि वो अदृश्य रूप से हमारे समाज के बीच मौजूद है। यहाँ नागरिक समाज ही युद्ध का मैदान है, और इसीलिए बाहरी खतरों से कहीं ज्यादा अब हमारी अंदरूनी कमजोरियां खतरनाक हो गई हैं। उत्तर और पश्चिम की वो सीमाएं जो अभी तक तय नहीं हैं, वो हमारी इकोनॉमी को रोक रही हैं। इसके अलावा पैथोजेंस या बीमारियों का हथियार की तरह इस्तेमाल होना और जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में चलने वाले छद्म युद्ध, इन अदृश्य खतरों से लड़ने के लिए सिर्फ फौज काफी नहीं है, हमें बहुत ही मजबूत गवर्नेंस और देश को अंदर से मजबूत करने की सख्त जरूरत है। तो इस विश्लेषण को हमें बहुत ही अहम सवाल पर छोड़ते हैं। जब आने वाले समय के युद्ध पूरी तरह से हमारे समाज के बीचों बीच लड़े जाएंगे, जहां युद्ध के मैदान की कोई साफ लकीर नहीं होगी, तो ऐसे में रक्षात्मक आक्रामकता वाली रणनीति खुद को कैसे बदलेगी? अदृश्य दुश्मन से निपटने के लिए नीतियां कैसे काम करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। The universe is filled with mysteries, and this is only the beginning.